इतिहास के महानतम योद्धा के रूप में याद किया जाता है। इन बातों की कितनी सटीक, गूढ़ और गहरी जानकारियां रखता था कि कौन से फल कब उगाए जाने चाहिए, कौन सी फसल कब उगाई जानी चाहिए, उन्हें कौन सी ऋतु के अंदर पानी दिया जाना चाहिए, उनकी कब कटाई की जानी चाहिए, उनमें कौन से कीट लग सकते हैं, उनमें कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। विश्व वल्लभ नाम की वो किताब प्रताप के एक अलग पहलू की तरफ इशारा कर जाती है। प्रताप द्वारा उन दिनों खूब सारी बावड़ियों का निर्माण करवाया गया, क्योंकि पानी की आवश्यकता है। आप अलग अलग जगह जब राजधानियां बनाओगे, उन सभी बावड़ियों के वास्तुकला की तमाम जानकारियां उस विश्व वल्लभ में है। एक और किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था, राज्याभिषेक। प्रताप कितने अनुशासन प्रिय रहे होंगे कि जब उनका राजतिलक हुआ था तो उस राजतिलक के अंदर उनको यह एहसास हुआ कि यार, राज्याभिषेक के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारियां नहीं है कि कौन सी विधियों का पालन किया जाना चाहिए। अतः उन्होंने फिर चक्रपाणि मिश्र को कहकर राज्याभिषेक लिखवाई। यह किताब इतनी पॉपुलर हुई थी कि कालांतर में भारत में जहां कहीं राज्याभिषेक किए जाते थे, वहां पर राणा प्रताप के समय लिखी गई चक्रपाणि मिश्र की उस पुस्तक को मंगवाया जाता था और उसके आधार पर राज्याभिषेक की विधियां तय की जाती थी। तो प्रताप न केवल वास्तुकला में, न केवल योद्धा, न केवल चित्रकला, बल्कि ये कुछ अलग बातें जिनके बारे में आज भी मतलब सिंपली किसी बंदे को मेरे से, किसी दूसरे से पूछ ले कि हॉबी क्या है, तो हमारी खूब सारी हॉबी हो सकती है, पर एग्रीकल्चर साइंस जैसी बातें, आर्किटेक्चर जैसी बातों में तो हॉबी आज भी नहीं हो पा रही, पर उस समय उनकी हॉबी हुआ करती थी। प्रताप मुझे इसलिए और लगते हैं कि वो राष्ट्र पुरुष है हमारे, जैसा कि अभी बाबूसा ने कहा कि वो युग पुरुष है, राष्ट्र पुरुष है, कि यदि प्रताप भारत के अलावा और किसी देश के अंदर होते, और निश्चित रूप से उस देश के राष्ट्रपिता घोषित किए जाते, कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो हमें खूब सारी बातें सिखाता है। प्रताप हमें यह सिखाते हैं कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, उसके बावजूद भी आप संघर्ष का रास्ता छोड़ नहीं सकते। प्रताप हमें यह सिखाते हैं कि अपने लोगों में किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावनाएं भरी जाती है। उस मध्यकाल के इतिहास में छत्रगत साम्राज्य हुआ करते थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेवाड़ी जन जन के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं यदि किसी ने भर दी थी तो निश्चित रूप से प्रताप थे। यूं थोड़ी दुर्सा आढ़ा ने कहा होगा। दुर्सा आढ़ा कहते हैं, विरुद्ध छायत्री लिखी थी उन्होंने प्रताप पर, पूरी एक 76 दोहों की बुक लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि अकबर पत्थर अनेक कई भूपत बेड़ा कीना, कि हे अकबर, तूने कई सारे पत्थरों को इकट्ठा कर लिया है, अर्थात कई सारे राजाओं ने तेरी संधियां कर ली है, लेकिन ये सारे के सारे राजा बांटे हैं। हाथ ना आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह, लेकिन हे अकबर, वो जो एक पारस का पत्थर प्रताप सिंह है वो तुम्हारे अभी तक हाथ में नहीं आया है। अकबर समद था तिह डूबा हिंदू तुर्क, मेवाड़ो तिणमाए पोयण फूल प्रताप सिंह, कि जिस प्रकार समुद्र में सभी चीज डूब जाती है, उसी प्रकार हिंदू और तुर्क भी डूब गए हैं, लेकिन मेवाड़ का राणा प्रताप सिंह वह व्यक्ति है जो कमल के फूल की भांति उस समुद्र के ऊपर ऊपर तैर रहा है। दुर्सा आढ़ा वाली ये पंक्तियां, या जैसा कि पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के मूर्धन्य साहित्यकार जो हुए और जिन्होंने दोहा बोला जो अक्सर आप तमाम लोग जानते होंगे, तो मायड़ जन तो एड़ो जन जेड़ो राणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज गैन जान सिराना सांप। कहते दिन पृथ्वीराज राठौड़ को उनके दरबार में अकबर ने कह दिया था कि मैंने सुना है पृथ्वीराज राठौड़, आजकल राणा प्रताप मुझे बादशाह कहने लग गया है। पृथ्वीराज राठौड़ बड़े तिलमिलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि प्रताप आपको कभी बादशाह कहकर पुकारे। क्या पूछ लीजिए उनसे। पृथ्वीराज लेटर लिख के भेजते हैं और पूछते हैं उसके अंदर डिंगल की वो पंक्तियां, मैं आपको हिंदी के भावार्थ में बताता हूं कि मैंने सुना है कि आजकल आप बादशाह कहने लग गए हो, इसका अर्थ है कि अब सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा। राणा प्रताप, मुझे तो एक बात बता दीजिए कि मुझों पर ताव देना है या अपनी तलवार से अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लूं। राणा प्रताप का रिप्लाई है कि जब तक एकलिंग जी ये शरीर का साथ देंगे तब तक राणा प्रताप के मुंह से अकबर कभी भी बादशाह नहीं कहलवा पाएगा। सूर्य उसी दिशा में उगेगा जहां पर उगता है। हे राठौड़ पृथ्वीराज, अपनी मूछों पर उसी प्रकार ताव दीजिए जैसे पहले दिया करते थे। मेरी तरफ से आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1585 से 1597 में ये जो 12 साल का टाइम मिला था, इन 12 साल के टाइम में प्रताप ने मेवाड़ का इंच वह कोना जो मुगलों द्वारा किसी भी रूप में शामिल कर लिया गया था, वापस जीता गया है। 36 थाने तो एक साथ उठाए गए थे। 1585 से 1586 के दौरान पूरा मेवाड़ लगभग वापस ले लिया गया था। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो कि उनके
राजा बनने से पहले निकल गया था हाथ से, और मांडलगढ़ जो उनके बाद में निकला है, ये 2 किले भले ही वो अंतिम समय तक नहीं ले पाए थे, और अपने अंतिम समय में भी वो इन्हीं की तैयारियां कर रहे थे। क्या विडंबना है कि वह महान योद्धा जो हर अपना पल पल युद्ध के मैदान में बिताता रहा, एक शेर के शिकार में धनुष की प्रत्यंचा को खींचते समय नाड़ियों के में आए हुए खिंचाव की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के टाइम में उनके श्वास नहीं निकल पा रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई आपके श्वास क्यों नहीं निकल पा रहे, क्या दिक्कत है, क्या चिंता है आपको? और प्रताप ने कहा कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बाद में मेरे बेटे अमर सिंह इस संघर्ष को जारी नहीं रख पाएंगे। सलूम्बर के सामंत ने अमर सिंह का हाथ लेकर राणा प्रताप के हाथ में देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम बाबा रावल की सौगंध खाकर कहते हैं कि उसी प्रकार अमर सिंह के साथ लड़ेंगे जिस प्रकार आपके साथ लड़े थे। अमर सिंह अपने जीवन में 17 युद्ध लड़ते हैं, 17 में मुगलों को हराते हैं। मैं चाहूंगा मानवेंद्र जी से हमेशा कि आप कभी स्पेस अमर सिंह पर करवाइए। प्रताप के बारे में तमाम लोग जानते हैं, इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो इतिहास में खो गया पूरी तरीके से। अमर सिंह के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। होता ही है कि बरगद के पेड़ के नीचे छोटे मोटे पेड़ पौधे कोई पनप नहीं सकते दूसरे। प्रताप इतने बड़े हो गए कि अमर सिंह के बारे में हमारे पास इतिहास में जानने का कोई भी साधन नहीं है, या अमर सिंह के बारे में इतना कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि वो यकीनन योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। मांडल की लड़ाई में 1608 वाली में उन्होंने पूरे मुगलों को काट दिया था। मुगलों की छतरियां, कभी मांडल जाइए आप भीलवाड़ा के, वहां की बनी हुई छतरियां देखिए और आप देखिए कि मुगलों की इतनी छतरियां मांडल के अंदर कैसे हैं, तब आप पाएंगे कि अमर सिंह पूरी सेना काट गया था। यहाँ पे जगन्नाथ कछवाहा वहां पर मांडल के अंदर उस युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। मांडल का एक और युद्ध है 1583 वाला, जो मांडल का युद्ध है वो मुझे और याद आता है। इसमें राणा प्रताप मुगलों को हराते हैं। इसमें 2 व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होते हैं, नाथा कछवाहा और खंगार कछवाहा, जिनके नाम पर बाद में कछवाहों की 2 ब्रांचेज चली है। तो मांडल के अंदर प्रताप और अमर सिंह दोनों ने जीतें दर्ज की थी। हम तो कुंभलगढ़ के उस दूसरे युद्ध के बारे में भी नहीं जानते जिसमें प्रताप पुनः विजयी रहते हैं। हम कहां जानते हैं कि ताराचंद जब मालवा की तरफ गए हुए थे, भामाशाह के भाई, और जब वहां से वापस लौट रहे थे, शाहबाज खान ने उनको घेर लिया था, उस युद्ध के अंदर वो घायल हो गए थे। राणा प्रताप को इतना गुस्सा आता कि मालवा पर अटैक करते हैं और मंदसौर से मुगलों का पूरा टैक्स लेके आते हैं। हम तो इस बात को भी कहां जानते हैं कि 1591 में कनेचन के युद्ध के अंदर उन्होंने दिलावर खान को हरा दिया था, या 1591 में राजनगर के युद्ध के अंदर वो दलेल खान को हरा देते। हल्दीघाटी युद्ध के ठीक बाद 1577 में मोही पर जब कब्जा किया तो मुजाहिद बेग को यहीं पर मार दिया गया था। जून के अंदर हल्दीघाटी और अगस्त 1576 में अजमेर, गोडवाड़, उदयपुर पर आक्रमण कर लेते। सितंबर में गोगुंदा पर पुनः कब्जा कर लिया गया। कितनी सारी बातें, अनछुए पहलू है। प्रताप पर इतने रिसर्च की आवश्यकता है कि जब प्रताप पर ढंग से रिसर्च किया जाएगा तब केवल प्रताप नहीं, केवल मेवाड़ नहीं, राजस्थान का इतिहास बाहर निकल के आएगा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैं 3 दिन पहले पढ़ रहा था कि सर टॉमस रो, जो कि अंग्रेजों का एक राजदूत है, वो जहांगीर के दरबार के अंदर है, वो अमर सिंह के बारे में लिखता है। तो लिखता है कि अमर सिंह राजा पोरस के वंशज है। करे ना कोई भारतीय इतिहास में इस बात को देखे, इस कंटिन्यूटी को मिलाए कि टॉमस रो पोरस से इनको कैसे जोड़ रहा है। पर इतिहासकारों के तमाम षड्यंत्र एक अलग पक्ष के अंदर रहे। मैं अपनी एक बात से इसको विराम दूंगा। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि डायर ने जलियांवाला कांड में गोली चला दी थी। जानते हैं आप जलियांवाला कांड में कितने लोग शहीद हुए थे? ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं 379, पर हम कहते हैं चूंकि अंग्रेजों की सरकार थी, आंकड़े छुपा लिए उन्होंने, तो हमारी तरफ के आंकड़े 1000 कि जलियांवाला बाग में 1000 लोग शहीद हुए थे। ऑफिशियल आंकड़े 379 लोगों के। किसने गोलियां चलाई? डायर ने। हर आदमी जानता है। उस डायर को हम भर भर के कोसते हैं, गालियां निकालते हैं। इतिहासकार चीजों को कैसे छुपाते होंगे कि 1568 में अकबर ने 30,000 कटवा दिए थे। आज दिन तक कोई किसी हत्यारे की तुलना अकबर से नहीं करता। हर हत्यारे की तुलना डायर से कर ली जाती है। चीजों को कहां उभारना होता है, कहां बिठाना होता है, ये वो है। और उसमें अंग्रेजों ने तो फिर भी उसके बाद पता नहीं कितनी माफिया मांग ली जलियांवाला कांड के लिए। अकबर ने अपनी किताब में गर्व सहित लिखवाया है कि लिखा जाए 30,000 काटे हैं, काफिरों को मारा हमने, पर कोई उठा दे अंगुली। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की चाशनी इस प्रकार से मढ़ दी गई कि हम बाहर ही नहीं आना चाहते हैं उससे। हम इतिहास को सही दृष्टि से, शोधपूर्ण दृष्टि से देखना ही नहीं चाहते हैं।
क्योंकि फिर वो जो 70 साल का पिछला जो माया जाल बनाया होता है उसका तिलिस्म टूटता है, वो सारी बातें टूटती है। ऐसा क्या हुआ होगा कि जेम्स टोड को ये कहना पड़ा कि राजस्थान में तो, हमारे यूरोप में तो एक थर्मोपोलिवीर एक ल्यूनिडास हुआ, राजस्थान के गांव गांव के अंदर थर्मोपोलिया, घर घर में ल्यूनिडास, कि उसे अपने सबसे महानतम युद्ध को और राजस्थान से जोड़ना पड़ गया था, हल्दी घाटी से जोड़ना पड़ा। थर्मोपोली उनका महानतम युद्ध है। अपना कोई कवि जेम्स टोड की उस बात को राजस्थानी में अनुवाद करके कहता है, कितना अच्छा कहता है कि दोहरा घाटियां ताल रो आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोलिन घर घर ल्यूनिडास। पर मेवाड़ की तासीर ऐसी थी जी कि करता बांटी कायमी रजपूती है खण सत, कि भगवान जब वीरता और दृढ़ता दोनों एक साथ बांट रहा था, कायमी मतलब दृढ़ता, रजपूती मतलब वीरता, हाजर जद मेवाड़ एक बीजा लगी न हत, उस समय केवल वहां पर एक मेवाड़ हाजिर था, अन्य लोगों को वो हाथ नहीं आ पाई थी। इस राणा प्रताप की इस जयंती की संध्या पर मैं आप लोगों को पुनः राणा प्रताप के बारे में खूब जयंती की खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं।